वेलकम बैक टू AKDU वाइब्स। पिछली वीडियो में हमने देखा आई और उसके पार्ट्स के बारे में। आज इस वीडियो के अंदर कुछ और पार्ट्स जो आई के जिनके अलग से टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं बुक में, उनको देखने वाले हैं और साथ के साथ जो आईज़ में डिफेक्ट हैं उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट topic which has been mentioned here is yellow spot. So what is yellow spot? Yellow spot is the area of best vision. तो yellow spot को best vision का एरिया कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसे देख लेते हैं। Yellow spot is known as the area of best vision. A particular spot इसे मैक्यूलर ल्यूटिया भी कहा जाता है। अगर आप देखें येलो स्पॉट इज़ ऑल्सो नोन एज मैक्यूलर ल्यूटिया और ये प्रेजेंट होता है। इट लाइज एट द बैक ऑफ द आई ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द आई बॉल। या मैं इस तरीके से कहूँ कि जो आपको रेटिना वाला पूरा पोर्शन है एट द एंड ऑफ द आई, उसके बिल्कुल सेंटर मोस्ट रीजन को हम येलो स्पॉट कहते हैं। अब ये जो स्पॉट है, इस स्पॉट में मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसरी सेल्स होते हैं। हमने पहले पिछली वाली वीडियो में बात की थी कि सेंसरी सेल्स जो हैं वो दो तरीके के हैं, कोन्स एंड रॉड्स। बट इस स्पॉट के अंदर दो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसरी सेल्स हैं, बट पर्टिकुलरली कौन से, कोन्स। पर्टिकुलरली कोन्स जो हैं, कोन्स का नंबर इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर ज़्यादा है। इसीलिए हमें मालूम है कि कोन्स जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ब्राइट लाइट, ब्राइट विजन, या सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट के लिए। इसीलिए इनकी वजह से जो विजन होगा वो भी ब्राइट ही होगा। इसीलिए इस रीजन को आप ब्राइट विजन का रीजन कहते हैं या कलर विजन का रीजन भी कहते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं ब्लाइंड स्पॉट की। ब्लाइंड स्पॉट इज़ नोन एज एरिया ऑफ नो विजन। जैसे आपने येलो स्पॉट देखा वैसे ही ब्लाइंड स्पॉट भी है। ब्लाइंड स्पॉट जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? ब्लाइंड स्पॉट इज़ प्रेजेंट टू द लेटरल टू द येलो स्पॉट, यानी कि येलो स्पॉट के थोड़ा नीचे की तरफ, पीछे ही रेटिना पर ही येलो स्पॉट से नीचे की तरफ अगर आप आओ तो आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है। इसके पास में कोई भी सेंसरी सेल प्रेजेंट नहीं है, ना ही रॉड्स ना ही कोन्स। हमने अभी भी देखा कि येलो स्पॉट में कोन्स प्रेजेंट थे, इसलिए ब्राइट लाइट का, ब्राइट विजन का वो रीजन था। जबकि ब्लाइंड स्पॉट में कोई भी सेंसरी सेल्स प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इट्स द पॉइंट ऑफ नो विजन। ठीक है, इस पॉइंट पर सारे के सारे जो नर्व फाइबर्स होते हैं आपके फ्रॉम ऑल द सेंसरी सेल्स ऑफ द रेटिना, ये सारे के सारे कन्वर्ज या बंडल अप हो जाते हैं साथ में और ऑप्टिक नर्व के फॉर्म में आई बॉल को लीव कर देते हैं। क्या कहा मैंने कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सारे के सारे जो नर्व फाइबर्स हैं, सारे के सारे सेंसरी सेल्स से, सेंसरी सेल्स यानी कि कोन से या रॉड से जो भी नर्व फाइबर्स होंगे वो सारे के सारे कन्वर्ज कर जाएंगे या बंडल अप हो जाएंगे साथ में, और ऑप्टिक नर्व की फॉर्म में ये चले जाते हैं आई बॉल से बाहर की ओर। हमने बात की येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। अब हम फर्दर बात कर लेते हैं लेंस के बारे में। अब यहाँ पर देखो, लेंस जो है, हमने पीछे जो हमारा आई का डायग्राम था उसमें भी हमने देखा था कि लेंस जो है एक ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबल और बाई कॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन बॉडी है जो कि किसके, बिल्कुल प्यूपिल के पीछे की तरफ, जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल प्रेजेंट होती है। क्या है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबल और बाई कॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन बॉडी है जो कि प्यूपिल के जस्ट पीछे प्रेजेंट होती है। इसके पास में ट्रांसपेरेंट लेंस फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स ट्रांसपेरेंट लेंस फाइबर्स। अगर हम लेंस की को देखें तो इसको पोजीशन पे कौन रखता है? इस लेंस को कलेक्टिवली पोजीशन पे हेल्ड, इट इज़ कलेक्टिवली हेल्ड बाय इन पोजीशन बाय फाइबर्स कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट्स। तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो इसको पोजीशन पे रखते हैं लेंस को। फर्दर ये जो सेंसरी लिगामेंट्स होते हैं ये अटैच होते हैं आपके सिलियरी बॉडी के साथ में। इसीलिए कई बार ये भी कहा जाता है कि सिलियरी बॉडी कंटेन्स द मसल्स विच ऑन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चेंज द शेप ऑफ लेंस। तो जब भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पार्ट है आई का विच चेंज या ऑल्टर द शेप ऑफ द लेंस, तो हमेशा सिलियरी बॉडी कहा जाता है, ना कि सस्पेंसरी लिगामेंट। तो आप कहेंगे सेंसरी सिलियरी बॉडी कंटेन्स द मसल्स विच ऑन कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन। जब ये बॉडीज कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करती हैं तो लेंस का शेप चेंज कर देती हैं और इसकी हेल्प से हमें चीज़ें दिखती हैं अलग अलग डिस्टेंस पर। ये तो ही लेंस की बात। अब बात कर लेते हैं, दो चेम्बर्स आपकी आँखों में प्रेजेंट है
अलग अलग रीजन में। कुछ एक चेम्बर जो है वो आगे की तरफ है और एक चेम्बर पीछे की तरफ। तो 2 चेम्बर आपकी आंखों में प्रेजेंट है। ये 2 चेम्बर्स जो हैं ये हैं, एक तो है आपका एक्वस एंड दूसरा है आपका विट्रस। तो 2 चेम्बर्स आर प्रेजेंट इन योर आई, एक्वस चेम्बर एंड विट्रस चेम्बर। तो एक्वस चेम्बर में देखें अगर हम, तो एक्वस चेम्बर जो है ये फ्रंट चेम्बर में है। फ्रंट चेम्बर इज़ द फ्रंट चेम्बर बिटवीन द लेंस और कॉर्निया के बीच का जो पार्ट है बेटा, लेंस और कॉर्निया के बीच में जो एक पोर्शन है, उस पोर्शन को आप एक्वस चेम्बर कहते हो फ्रंट पोर्शन में। और ये जो चेम्बर है, ये जो स्पेस है, ये एक क्लियर वाटरी लिक्विड से फिल्ड होता है जिसे कि एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। एक्वस ह्यूमर काम क्या करता है? एक्वस ह्यूमर क्या है? एक क्लियर वाटरी लिक्विड है। द एक्वस ह्यूमर सर्व्स इन 2 वेज, 2 तरीके से काम करता है। पहला, कीप्स द लेंस मॉइस्ट एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम फिजिकल शॉक। पहला, ये लेंस को मॉइस्ट रखता है और किसी भी फिजिकल शॉक से उसे प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, जो ये लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। उसी तरीके से जैसे कि आपका एक्वस चेम्बर है, उसी तरीके से आपका दूसरा चेम्बर होता है आँख में, वो होता है आपका विट्रस चेम्बर। विट्रस चेम्बर जो होता है एक लार्जर कैविटी होती है पीछे की तरफ। जैसे एक्वस चेम्बर फ्रंट चेम्बर था, ये पीछे वाला चेम्बर है। लार्जर कैविटी है इसकी, एक्वस चेम्बर से लार्जर कैविटी है ये। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बिहाइंड द लेंस। लेंस के पीछे का जो चेम्बर है वो होगा विट्रस चेम्बर। ये भी एक कैविटी है, ये भी एक स्पेस है। तो ये स्पेस भी किससे फिल्ड होगा? एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक थिकर फ्लूइड, ठीक है, जिसे कि विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। हमने बात की एक्वस चेम्बर की, तो एक्वस चेम्बर जो था आपका वो क्लियर वाटरी लिक्विड से फिल्ड था। किससे फिल्ड था? एक्वस चेम्बर आपका क्लियर वाटरी लिक्विड से फिल्ड था, जिसे हम एक्वस ह्यूमर नाम दे रहे थे। जबकि हम अगर विट्रस चेम्बर की बात करें, तो विट्रस चेम्बर जो है एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक थिकर फ्लूइड से फिल्ड है, जिसे कि हम विट्रस ह्यूमर कह रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस विट्रस ह्यूमर? विट्रस ह्यूमर के भी 2 फंक्शंस हैं। सबसे पहले, इट हेल्प्स इन कीपिंग द शेप ऑफ द आईबॉल। आईबॉल की शेप को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। दूसरा, इट प्रोटेक्ट द रेटिना एंड इट्स नर्व एंडिंग्स। जो नर्व एंडिंग्स हैं, नर्व फाइबर जो है, उनको ये प्रोटेक्ट करता है और रेटिना को भी ये प्रोटेक्ट करता है। अब ये तो हमने बात कर ली, येलो स्पॉट की बात कर ली, ब्लाइंड स्पॉट की बात कर ली, लेंस की बात कर ली, और जो 2 चेम्बर्स हमारी आंखों में प्रेजेंट होते हैं, हमने उनके बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे किस तरीके से हमें दिखाई देता है, क्या मैकेनिज़्म होता है पूरा, उसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, हाउ डू वी सी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ डू वी सी। सो देयर आर 4 स्टेप्स इन सीइंग एन ऑब्जेक्ट। तो वो 4 स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आई में आपकी लाइट की एंट्री होगी, देन इमेज का फोकसिंग होगा, देन आपका जो नर्व इम्पल्स है रेटिना से ब्रेन में जाएगा, और चौथा इंटरप्रिटेशन होगा ब्रेन से, ब्रेन इंटरप्रेट करेगा। इन चारों ही स्टेप्स को हम जल्दी से देख लेते हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं। एंट्री ऑफ लाइट, ये जो एंट्री ऑफ लाइट यहाँ पर लिखा हुआ है, लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर द आई थ्रू द ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर। हमें मालूम है कि जो लाइट रे होंगी, जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट रे होंगी, वो आपकी आंखों में एंटर करेगी किसके थ्रू? ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर के थ्रू, जो भी आपके हैं, जैसे कि कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, कंजक्टिवा, लेंस हो गया, विट्रस ह्यूमर, इन थ्रू, इन सब के ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स के थ्रू आपकी जो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज है वो आपकी आंखों में एंटर करती है। सेकेंड स्टेप होता है फोकसिंग ऑफ इमेज। फर्स्ट, द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया कन्वर्जेस द लाइट rays to some extent and lens converges them further to form an image of the retina। सबसे पहले जो आपका कर्वेचर है कॉर्निया का, वो कुछ उन लाइट रेस को कन्वर्ट कर देता है कुछ हद तक, और फर्दर जो आपका लेंस है वो उन्हें फर्दर कन्वर्ट कर देता है, और आपकी इमेज क्रिएट हो जाती है रेटिना के ऊपर। द इमेज ऑन द रेटिना इज़ इन्वर्टेड एंड रियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक लाइन मेंशन की गई है, जो इमेज होगी रेटिना के ऊपर वो इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। क्या होगी बेटा? जो इमेज होगी रेटिना के ऊपर वो इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मेंशन करना मस्ट है। तीसरा, अगर हम बात करें तो ट्रांसमिशन होता है नर्व इम्पल्सेस। अब इमेज तो क्रिएट हो गई है रेटिना पर इसके बाद अब क्या होगा? अब रेटिना पर इमेज बनने के बाद में एक इम्पल्स जनरेट होगा, और ये इम्पल्स जाएगा ब्रेन के पास। तो इसे ट्रांसमिट भी तो करना है, इसको ट्रांसफ़र करना है। तो लाइट एनर्जी ऑफ द इमेज प्रोसेस केमिकल चेंजेस इन द सेंसिटिव सेल्स। जो लाइट एनर्जी होती है इमेज की, वो एक केमिकल चेंज
लेकर आती है सेंसिटिव सेल्स, यानी कि रॉड्स एंड कोन में एक केमिकल चेंज लेके आती है। इस चेंज की वजह से नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाता है, और नर्व इम्पल्स के जनरेट होने के बाद ये ट्रैवल करता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू, और एक विजुअल एरिया जो कि सेरिब्रम में प्रेजेंट है वहाँ पर जाता है, वहाँ पर पहुँच जाता है। ठीक है, जहाँ पर ये देता है सेंसेशन ऑफ साइट। क्या होता है, जो लाइट एनर्जी है इमेज की, वो एक केमिकल चेंज क्रिएट करता है सेंसिटिव सेल्स में, यानी कि रॉड्स एंड कोन में केमिकल चेंज प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द लाइट एनर्जी ऑफ इमेज। इस चेंज की वजह से दिस चेंज जनरेट नर्व इम्पल्स। इस चेंज की वजह से, इस केमिकल चेंज की वजह से एक नर्व इम्पल्स क्रिएट होता है या जनरेट होता है, जो कि ऑप्टिक नर्व के थ्रू विजुअल एरिया, सेरिब्रम का जो विजुअल एरिया है वहाँ पर पहुँच जाता है और सेंसेशन ऑफ साइट देता है। अब ब्रेन क्या कर रहा है, ब्रेन के पास तो ये पहुँच गया, सेरिब्रम में पहुँच गया, विजुअल एरिया में उसके। अब हमारा जो ब्रेन है ये इंटरप्रेट करता है इस इमेज को इन मैनी वेज। फॉर एग्जाम्पल, इट सीज द ऑब्जेक्ट अपराइट इवन इफ द इमेज फॉर्म्ड इन द आई इज इन्वर्टेड। अब जो हमारा आँख है, ये देखो इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है आँख में, पर हमारा जो ब्रेन है उसे किस तरीके से देख रहा है, अपराइट देख रहा है। तो ये इंटरप्रिटेशन होती है ब्रेन के अंदर। अब ये टॉपिक भी हमने देख लिया कि किस तरीके से हमें दिखाई देता है। अब हम फर्दर देख लेते हैं अलग अलग जो फर्दर इसके अंदर मेंशन्ड टॉपिक्स हैं उनको, जैसे कि आपके बुक में मेंशन्ड है अकोमोडेशंस, और उसके बाद में लाइट एंड डार्क जो अडेप्टेशंस हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम अकोमोडेशन देख रहे हैं। अकोमोडेशन यानी कि व्यूइंग ऑब्जेक्ट इन शार्प। एक प्रोसेस है बेटा अकोमोडेशन, अगर आप ध्यान से देखो एक प्रोसेस है जब आप एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसे फोकस कर रहे हो। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग द आई टू सी ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, अभी जब आप पढ़ रहे हो आपके सामने वीडियो चल रहा है या बुक है आपके सामने, तो तब आपका आँख कुछ अलग तरीके से फोकस करेगा, और अगर आपको कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखना है, दूर की कोई चीज़ देखनी है, तो जो आँखों की फोकसिंग होगी वो कुछ अलग तरीके से होगी। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है फोकस करने का किसी अलग अलग डिस्टेंस पे रखी हुई चीज़ों को देखने के लिए, इस प्रोसेस को ही अकोमोडेशन कहा जाता है। दिस इज़ मेनली ब्रॉट अबाउट बाई अ चेंज इन कर्वेचर। अब ये होता कैसे है, जब आप कर्वेचर में चेंज लेके आओगे ऑफ इलास्टिक लेंस, तब जाकर ये थिन या थिक होगा, और तब जाकर फोकस कर पाओगे आप दूर की चीज़ देखने के लिए या पास की चीज़ देखने के लिए। अब दूर की चीज़ देखने के लिए हमें थिक करना पड़ता है या थिन करना पड़ता है, या पास की चीज़ देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो हम फर्दर देख रहे हैं। अगर हमें डिस्टेंट विजन कर देखना है, ठीक है, अगर दूर की कोई चीज़ देखनी है, तो लेंस जो होता है वो मोर फ्लैटन हो जाता है या थिनर हो जाता है। ठीक है, जब हमें दूर की कोई चीज़ देखनी है तो हमारा जो लेंस होता है वो फ्लैट हो जाता है या थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। जबकि अगर हमें नियर विजन देखनी है, पास की चीज़ देखनी है, सपोज आप बुक देख रहे हो, तो जो लेंस होगा उसको कॉन्वेक्स होना पड़ेगा या राउंड होना पड़ेगा, या आप ऐसा बोल सकते हो कि उसे क्या होना पड़ेगा, थिक होना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने देख लिया अकोमोडेशन के बारे में। हमने देखा कि अगर डिस्टेंट विजन हम देखते हैं, डिस्टेंट विजन के लिए हमें लेंस को फ्लैट या थिन करना पड़ता है, जबकि अगर आप नियर की कोई चीज़ देखना चाहते हो तो आपको लेंस को राउंड या थिक करना पड़ेगा। ओके, इन द नॉर्मल कंडीशन द लेंस रिमेन स्ट्रेच्ड बाय द सस्पेंसिव लिगामेंट। अगर आप नॉर्मल कंडीशन की बात करो तो नॉर्मल कंडीशन में जो आपका लेंस होता है वो हमेशा स्ट्रेच्ड ही तो रहता है, रिमेन स्ट्रेच्ड बाय द सस्पेंसिव लिगामेंट, या आप सिलेरी बॉडी बोल सकते हो, एंड इज लेस कॉन्वेक्स, है ना। शूट मतलब अगर नॉर्मल कंडीशन में हम देखें तो वो स्ट्रेच्ड रहता है, मतलब थिन ही रहता है, ताकि हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देख सकें। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में इस तरीके से रहता है। व्हेन वी लुक एट नियर बाय ऑब्जेक्ट द सिलेरी मसल्स, तो तब क्या करते हैं, सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और पुल करती है सिलेरी बॉडी को स्लाइटली फॉरवर्ड। इसकी वजह से एक टेंशन क्रिएट होता है, और सस्पेंसिव लिगामेंट मेक इट लूज एंड द लेंस ऑन द अकाउंट ऑफ इट elasticity become thicker and more rounded। या इन शॉर्ट जो हमने अभी पीछे पढ़ा वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखना है तो हमें जो सस्पेंसिव लिगामेंट या सिलेरी मसल की हेल्प से हमारा जो लेंस है उसे हमें ज़्यादा फ्लैट या थिन करना पड़ेगा। जबकि अगर हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट देखने हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट देखने के लिए हमें सिलेरी बॉडी या सस्पेंसिव लिगामेंट की हेल्प से अपने लेंस को मोर राउंड या थिकर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख सकें। ये तो हमने बात की अकोमोडेशन के बारे में।
अब फर्दर हम देख लेते हैं लाइट एंड डार्क अडेप्टेशंस के बारे में। देखिए, आपने नोटिस किया होगा जब भी आप ब्राइटली लाइटेड एरिया से, जैसे आप बाहर धूप में बैठे हो और आप एक डार्क रूम में एंटर करते हो, आपको देखने में डिफ़िकल्टी होती है, आपको कुछ नहीं दिखाई देता। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, आपका जो विजन होता है वो इम्प्रूव होने लगता है ना। दिस इम्प्रूवमेंट इज़ कॉल्ड डार्क अडेप्टेशन। इस इम्प्रूवमेंट को डार्क अडेप्टेशन कहा जाता है। अब ये क्यों होता है? ये किस तरीके से होता है भाई? दो तरीके से, दो चीज़ों की वजह से होता है। पहला, रीजनरेशन ऑफ विजुअल पर्पल और रोडोप्सिन। अब हमें पता है, हमने पिछली क्लास में जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने ये बात की थी कि जो रोडोप्सिन होते हैं, ये जो रॉड सेल्स होते हैं, ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो रोडोप्सिन आपका पिगमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिम लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आप ब्राइट लाइट से डार्क रूम में एंटर करते हैं, वैसे ही रोडोप्सिन जो है, जो ब्राइट लाइट में खो गया था, ब्राइट लाइट में तो कोन्स आ जाएंगे, है ना, कोन्स सेल्स आ जाएंगे या एडोप्सिन पिगमेंट आ जाएगा। तो ब्राइट लाइट में आपका रोडोप्सिन गायब हो गया था। जैसे ही आप डार्क लाइट में वापस आते हो तो रोडोप्सिन रीजनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? रीजनरेट हो जाता है। इस पिगमेंट की हेल्प से क्या होता है, आपको धीरे धीरे जो लाइट, जो डार्क में दिखना शुरू हो जाता है, विच वॉज अर्लियर ब्रोकन डाउन ड्यू टू ब्राइट लाइट। देखो क्या बोल रहा है, ब्राइट लाइट में जाने से जो रोडोप्सिन या जो पिगमेंट आपका ख़त्म हो गया था, वो डार्क में आते ही दोबारा रीजनरेट होने लग जाता है या बनने लग जाता है। दूसरा क्या होता है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल। अब जो आपका प्यूपिल है बेटा, वो बड़ा हो जाता है, डायलेट हो जाता है, जिसकी हेल्प से वो परमिट करता है लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा आँख के अंदर एंटर करने के लिए। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक तो रोडोप्सिन आपका रीजनरेट हो जाता है, दूसरा आपका प्यूपिल डायलेट हो जाता है, जिसकी हेल्प से ज़्यादा लाइट आपकी आँख के अंदर एंटर कर पाती है और आप देख पाते हो। भाई वैसी डार्क है, आपको नहीं दिखाई दे रहा, डार्क रूम है, लाइट कम है, आपको नहीं दिखाई देगा। अगर प्यूपिल डायलेट नहीं होगी, बड़ी नहीं होगी, तो ज़्यादा लाइट एंटर नहीं करेगी, ज़्यादा लाइट एंटर नहीं करेगी तो आप देख कैसे पाओगे। इसीलिए पहला, जैसे ही आप डार्क रूम में एंटर करते हो, ब्राइट मतलब कि बाहर धूप से अगर आप किसी डार्क रूम में एंटर करते हो, तो सबसे पहले आपका रोडोप्सिन रीजनरेट होता है, दोबारा बनने लगता है। और दूसरा ये होता है कि आपकी प्यूपिल जो होती है वो डायलेट हो जाती है, ठीक है। व्हेन अ पर्सन विद डार्क अडेप्टेड आइज मूव्स इनटू अ ब्राइटली, अब बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाता है जब आप एक डार्क रूम से एक ब्राइटली लाइटेड एरिया में जाते हैं, एज इन कमिंग आउट ऑफ अ सिनेमा हॉल। जैसे कि सिनेमा हॉल में आप निकले बाहर, तो सिनेमा हॉल्स में क्या होता है, अंदर डार्क होता है, जैसे आप बाहर आते हो हॉल से तो क्या हो जाता है, ब्राइट लाइट होती है। तब आप क्या एक्सपीरियंस करते हो, एक डैजलिंग इफेक्ट करते हो ना, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और जैसे ही आप एकदम तेज़ धूप भी देखते हो तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपकी जो आईलिड्स है वो सिकुड़ जाती है, या आपकी आँखें जो हैं वो सिकुड़ने लग जाती हैं। तो ये सिकुड़न क्यों होती है आपकी आँखों में? ये सिकुड़न इसीलिए होती है ताकि कम लाइट जो है वो आपकी आँखों में एंटर कर पाए। ये देखिए यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। ये यहाँ पर कह रहा है कि जो दूसरा लाइट अडेप्टेशन है, डार्क अडेप्टेशन तो था जब हम लाइट से डार्क रूम में आते हैं। लाइट अडेप्टेशन तब होता है जब हम डार्क एरिया से लाइटेड एरिया में आते हैं, तो इसे कहा जाता है लाइट अडेप्टेशन। क्या कहा जाता है इसको? लाइट अडेप्टेशन। अब ये जो है, दी अडेप्टेशन इज़ ड्यू टू द रिवर्स ऑफ प्रीवियस चेंज। जो डार्क अडेप्टेशन में आपने देखा था, बिल्कुल उल्टा इस लाइट अडेप्टेशन में होता है। यहाँ पर विजुअल पर्पल या रॉड जो है ब्लीच्ड हो जाते हैं, या आप ये बोल सकते हो मतलब कि यहाँ पर जो रोडोप्सिन है वो वापस क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, और यहाँ पर फिर एडोप्सिन बनने लग जाता है पिगमेंट, जिसकी हेल्प से कोन सेल्स काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी कि नैरो हो जाती है, कम सिकुड़ जाती है, जिसकी हेल्प से जो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है ना। ताकि आपकी आँखों में कम रोशनी जाए, यहाँ पर प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। पिछले केस में प्यूपिल डायलेट हो रहा था क्योंकि अंधेरा था, वैसे ही लाइट नहीं थी अंदर, आपको दिखाई कम दे रहा था, तो इसीलिए डायलेट हो जा रहा था। जबकि यहाँ पर ज़्यादा लाइट है, इतनी लाइट अचानक से आँखों में पड़ना सही नहीं होगा, इसीलिए आँख क्या करती है, खुद को प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कर देती है ताकि आपकी लाइट जो है कम एंटर हो जाए आपकी आँखों में। ये तो हमने देख लिया अडेप्टेशंस के बारे में। हमने अभी तक देख लिया येलो स्पॉट के बारे में, ब्लाइंड स्पॉट के बारे में, लेंस,
के बारे में, दो चेम्बर्स के बारे में, देन हमने अकोमोडेशन के बारे में देख लिया, लाइट एंड डार्क अडेप्टेशंस के बारे में भी हमने देख लिया है। अब हम देख रहे हैं जो अलग अलग एक कलर विजन के बारे में भी हमें फर्दर देखना है यहाँ पर। ये देखो, कलर विजन इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू कोन्स ऑफ द रेटिना। हमें मालूम है जी जो कलर विजन है आपका सिर्फ कोन्स ऑफ द रेटिना से ही तो पॉसिबल है ना। रॉड से तो डार्क में विजन आता है आपको, तो कोन्स की हेल्प से सिर्फ कलर विजन आपको सिर्फ कोन्स की हेल्प से ही हो सकता है, जो कि ब्राइट लाइट में आपको मिलेगा। यू कैन नॉट मेक आउट द रेड, वायलेट और पर्पल फ्लावर्स इन अ गार्डन ऑन अ मून लिट नाइट बिकॉज देन ओनली द रॉड्स फंक्शन एंड नॉट द कोन्स। अब रात को ये कह रहा है, रात के टाइम पर या अंधेरे में आप रेड, वॉयलेट और पर्पल फ्लावर्स में कभी भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ रॉड्स फंक्शन कर रहे होते हैं, ना कि कोन्स। ठीक है, इसीलिए आप रात को रेड, वॉयलेट और पर्पल फ्लावर्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। गिव रीज़न में भी पूछा गया है सवाल, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है अभी इस वीडियो का, ये है कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ आई। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, स्पेशली नियर साइटेडनेस मायोपिया एंड फार साइटेडनेस हाइपर मायोपिया जो है ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेट्स डिस्कस दीज टॉपिक्स। फर्स्ट है आपका नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस, इसे मायोपिया कहा जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में नियर ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली वाइल द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लर। इस कंडीशन में पास की चीज़ें तो देखने को मिलती है आपको, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका ब्लर हो जाता है। इसमें क्या होता है, इन दिस केस द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो इमेज है वो यहाँ पर बन जा रहा है रेटिना के बाहर। रेटिना तो इस वाले पोर्शन में होगा, जबकि आपका इमेज जो है वो यहाँ पर बन जा रहा है, और बनना कहाँ चाहिए था, इस रीजन में। तो इस रीजन में, इस डिफेक्ट में क्या होता है, इन दिस द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। रीजन फॉर द मायोपिया इज, क्या रीजन होता है, फर्स्ट द आई बॉल इज लेंथनड फ्रॉम फ्रंट टू बैक। पहला तो आपका जो आई बॉल था वो ये था, और अब वो इस तरीके का हो गया है, लेंथनड हो गया है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लेंथन हो गया फ्रॉम फ्रंट टू बैक, तो लेंस इज़ टू कर्व्ड। और दूसरा ये हो जाता है कि जो लेंस है वो कुछ ज़्यादा ही कर्व हो गया। पहले लेंस इस तरीके का था, अब वो इस तरीके का हो गया सपोज। ठीक है, बहुत ज़्यादा कर्व हो गया है, तो भी ये आपको देखने को मिलता है।